ओके, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो सर्वोच्चम का दावा है, ठीक है, क्लेम द बेस्ट की जो चीज़ें हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से करेंगी। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज ये है कि जो हम लोगों ने पुरानी वीडियो में देखा था कि किस तरह से मराठों से लड़ाई होती है ना। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो टीपू सुल्तान है उनको शेर मैसूर क्यों कहा जाता है ना। कैसे ये क्या बोलते रहे उसको। उसके बाद जो कर्नाटक के में युद्ध हुए, चारों युद्ध हुए, तो मुख्य तौर पर हम लोगों ने ये नहीं देखा कि चारों युद्ध क्यों हुए। बस आपको अभी इतना समझना है कि 4 युद्ध हुए थे, जिसमें से जो एक युद्ध है वो कौन जीतता है, आपका अंग्रेज जीतते हैं। और आप देखोगे किस तरह से बहुत प्रयास करने के बाद भी जो मराठा है वो लोग पीछे रह गए काफ़ी, किस चीज़ में, अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने के लिए। अब ये सब होने के बाद हम चलेंगे कि जो क्लेम द बेस्ट का दावा करती है अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा चैप्टर हमारा 2 चल रहा है अभी, तो ये चैप्टर 2 में हम लोग लगभग, अभी इसको आपको पता है कि 4 पार्ट हो चुके हैं, तो आज हम लोग 5th पार्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो आप लोगों की ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्लेम द बेस्ट मतलब सर्वोच्चतम का जो दावा करती है वो क्या है। कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर आप हमको लगेगा कि नहीं एक और वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है इसका, उसमें हम लोग निष्कर्ष के ऊपर बात करने वाले हैं कि पूरा हम लोगों ने पूरा थ्रू आउट द चैप्टर क्या पढ़ा और किस तरह से जो इतना इम्पोर्टेंस इस चैप्टर का है वो सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ख़त्म ना हो, पर अगर होता है तो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्लेम द बेस्ट की बात कर रहे हैं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वोच्चतम का दावा करती है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि उपरोक्त विश्व में स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, ठीक है, बात अभी 19वीं शताब्दी तक पहुंच चुकी है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो 1857 का विद्रोह है उसमें किस तरह से जो रियासतें थी उन लोगों ने भाग लिया, क्योंकि लगातार क्या हो रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके जो लोग हैं वो लगातार क्या कर रहे थे, कंपनी के लोग, जो रियासतें थी या जो आम नागरिक थे उन लोगों को लगातार वो क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी। तो आप यह भी देखोगे कि जब 1857 का विद्रोह होता है तो बढ़ चढ़ के लोग वहाँ पर उनके साथ जाते हैं, खड़े रहते हैं उस लड़ाई में। तो वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। पहले भी हम समझेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना जो पूरा साम्राज्य है वो किस तरह से धीरे धीरे वो पूरा हर जगह में विस्तार करेगी। ठीक है, ठीक है, कंपनी शुरुआत से ही क्षेत्रीय विस्तार का आक्रामक नीति पर चल रही थी। हमने पहले से देखा कि किस तरह से वो ये सोच रही थी अगर हमारे बीच में कोई अड़चन लाता है तो हम उसको एक तो लड़ा धड़ा के उसको हरा के बाहर कर दे, और यहाँ पर भी अगर बात नहीं बनती तो किस तरीके से जोर ज़बरदस्ती करना, है ना, उन लोगों से ज़बरदस्ती जो कर है वो वसूल करना। तो पूरी तरह से किस तरह से जो उन लोगों का सर्वोच्चम था कि हम सबसे बेस्ट है, उस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब लॉर्ड हॉस्टिंग आता है 1813 से लेके 1823 तक, लगभग 10 साल। ठीक है, तक क्या रहता है, ये गवर्नर जनरल रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको लगातार समझनी चाहिए कि किस तरह से जो गवर्नर जनरल है। अब मैंने इसके पहले ही वाली वीडियो में बात कर लिया कि गवर्नर जनरल किस तरह से मुखिया होता था। अगर कोई राज्य है अभी तो उसका जो सीएम है सबसे मुख्य, वैसे उस समय में गवर्नर जनरल होता था। अगर आज देश की हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी है। तो अगर उस टाइम में ये देश होता तो यहाँ के जो गवर्नर जनरल है वो पीएम होते। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि नेतृत्व में सर्वोच्चम की एक नई शुरुआत की। तो ये जो सर्वोच्चतम की चीज़ है वो सबसे पहले किसने लाया, गवर्नर जनरल उस टाइम के कौन, लॉर्ड हॉस्टिंग। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आदमी। ठीक है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। 10 साल ये गवर्नर जनरल रहता है और इसके पूरे कार्यकाल में किस तरह से जो चीज़ें बदलती है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। वो मानती थी कि जो एक्विजिशन की चीज़ है वो उनके पास हो और वो उनके मतलब उनका जो अधिकार है वो अपने पास मानती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये सोच बाद में अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देंगी आपको साफ। जो जो नीति अंग्रेज लाएंगे उस तरह से आप लोगों को ये सब चीज़ें साफ इनकी नीतियों में दिखेंगी। लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक टोक चल रही थी, मतलब इसमें कोई रोक टोक नहीं था, उनको जो करना था वो कर रहे थे। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, मतलब फ़िलहाल में अभी ये कहाँ पर है, कित्तूर, ये है फ़िलहाल में अभी कर्नाटक में। ठीक है, कि छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा, याद रखना है आपको, कौन, रानी
चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। तो ये जो रानी चेन्नम्मा है ये बहुत ज़्यादा प्रयास करती है कि हथियार उठाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या करे, आंदोलन करे। पर आप देखोगे कि जब ये आंदोलन करती है तो 1842 में ही उनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और लगभग 1824 से लेकर 1829 के बीच में वो जेल में रहती है। और आप देखोगे कि 1829 में उनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। अब आप सोचो कि कोई कोई आ रहा है, आंदोलन कर रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, तो आप देखोगे कि इस तरह से उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। अब जो सह सकता है वो तो जेल में रह रहा है, पर जो उस चीज़ को नहीं सह सकता वो उसकी क्या हो जाती है, कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है। ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप यही मत समझो कि केवल जो ये रानी चेन्नम्मा थी यही आंदोलन करती है। ऐसे इतने सारे लोग थे जिनका इतिहास आज हम नहीं भी पता है हमको, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाने की कोशिश की पर वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, उसके बाद चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना, ठीक है, जो नाम है थोड़े तमिलनाडु वाले हैं इसलिए आपको इसको याद रखना है। रायन्ना ने क्या किया, प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों के दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर क्या किया, 1830 में फांसी पर लटका दिया। अब आप सोचिए कि कोई भी अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, मतलब एक तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर वो जेल में भी तहलका मचा रहा है या वो लगातार प्रयास कर रहा है कि उसको जेल से छूटने के बाद वो फिर जाए और अंग्रेजों के खिलाफ चीज़ें रचे, तो अंग्रेज क्या करते थे, उनको फांसी दे देते थे। तो ये जो नीतियाँ है वो आपको साफ आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देंगी। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी दे दी है। ठीक है, प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण हम लोग इस किताब में आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग देखोगे। उसके बाद 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि लगातार जो पूरे वर्ल्ड में क्रांतियाँ चल रही है, तो उनको लग रहा था अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये जो क्रांति है उसका असर यूरोप में तो आपको दिखेगा ही। तो यूरोप का यह तुमको भय था कि यूरोप के बाद वो एशिया में, और एशिया में आने के बाद अगर वो भारत को भी अपने चपेट में ले ले, तो इस चीज़ का डर काफ़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को था। ठीक है, अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। एक के बाद एक अभी हम लोग आगे एक मैप देखने वाले हैं। उस मैप में आप देखोगे कि कुछ ही सालों में किस तरह से लगभग जितने भी क्षेत्र थे, बड़े बड़े जो क्षेत्र थे, उसमें अपना जो स्थापित है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर लेती है। अगर हम बात करें 1838 से लेकर 1842, मतलब 4 साल के बीच में अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वह प्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। मतलब केवल जो हम लोग अभी अखंड भारत का सपना देखते हैं, तो वहाँ पर भी अफगानिस्तान में जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और वहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ती है लगातार 4 साल में, और पूरा जितना भी नियंत्रण है वो अपने हाथ ले लेती है। उसके बाद क्या होता है, एक ही साल बाद 1843 में सिंध को भी वो कब्जे में कर लेते हैं, और इसके बाद पंजाब की बारी थी और पंजाब को भी कर लेते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल निकलने दी। अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो अंग्रेजों से डर गए, पर कुछ लोग ऐसे भी थे उस समय में जो अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। जैसे अंग्रेज पंजाब के तरफ गए तो रंजीत सिंह ने उनकी जो दाल है वो गलने दी नहीं। 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। बहुत कोशिश की रंजीत सिंह ने, पर वो सफल नहीं हो पाए। तो आप ये देख सकते हो कि इस तरह से जो रंजीत सिंह है उनका दरबार है। ठीक है, तो एक समय में रंजीत सिंह भी बहुत जाने माने महाराजा थे, उस समय की चीज़ें थी। ठीक है, अब ये सब चीज़ें होती है। आपको पता है कि अंग्रेज भी फेल हो जाते हैं, रंजीत सिंह भी फेल हो जाते हैं, और किस तरह से अंग्रेज धीरे धीरे अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं। और अफगानिस्तान के पास वो जब जाते हैं तो आप देखोगे कि उस क्षेत्र को जीतने के बाद पंजाब में आते हैं और रंजीत सिंह की भी क्या करते हैं, वो सब चीज़ों में वहाँ पर अधिग्रहण कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे विलय नीति के ऊपर। ठीक है, तो अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने कौन, लॉर्ड हल्डोजी। उस समय का जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हल्डोजी। तो ये जो नाम है, जब हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी इंपॉर्टेंस आपको वहाँ पर समझ में आएंगी। तो अभी से आपको याद रखना है कि किस काल में कौन गवर्नर जनरल था, क्योंकि जब आप उनके कार्य देखोगे उस समय, मतलब लगभग अगर 10 साल का किसी गवर्नर जनरल का कार्यकाल होता था, तो उस समय में वो कितनी नीतियाँ लाता है, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सफलता लेता है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया।
यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, अब देखो, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये समझने से पहले आप एक कल्पना करो, जस्ट कल्पना करना है कि आप राजा के, मतलब आप कोई बहुत बड़े नवाब के या राजा के भतीजे हैं, ठीक है, और आपको बचपन से बताया गया है कि आप एक ना एक समय आने पर क्या होगा, जो गद्दी है उसको संभालने वाले हो, राजगद्दी जो उसको संभालने वाले हो, ठीक है। आपको बचपन से बताया जा रहा है कि एक समय तो आएगा जिसमें आपको गद्दी मिलेंगी, पर आपको जब आप बड़े हो जाते हो, आप कैपेबल हो जाते हो राजगद्दी के लिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक नीति लाता है। कौन? लॉर्ड डलहौजी ये नीति लाता है कि अब विलय नीति के अकॉर्डिंग अगर कोई राजा या कोई नवाब मर जाता है और उसका कोई पुत्र नहीं है, तो उसकी जो कुर्सी है वो रियासत द्वारा हड़प ली जाएंगी। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो कितनी बुरी चीज़ लाती है विलय नीति, और आप देखोगे किस तरह से कमज़ोर करने की जो कोशिश है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो लगातार आपको साफ साफ दिखाई देंगी। और फिर भी अंग्रेज दावा करते हैं कि वो लोग भारत की स्थिति को सुधारने के लिए आए थे। तो आप कमेंट में आज जरूर बताना, क्या आपको लगता है कि सच में भारत की स्थिति सुधारने आए थे कि भारत में शोषण करने ही आए थे अंग्रेज, ठीक है। उसके बाद अब आपको लगता तो था बचपन से कि आपको गद्दी मिलेंगी, पर नहीं मिलती। तो ये जब जो पूरी चीज़ें हैं वो क्यों होती है? ये विलय नीति के कारण होती है जो लॉर्ड डलहौजी लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई उनका पुरुष नहीं हो तो उनकी रियासत हड़प ली जाएंगी, यानी कंपनी का भूभाग का हिस्सा बन जाएंगी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लो, आप दिल्ली के सुल्तान हो, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल के तौर पे समझो रंजीत सिंह है। अब रंजीत सिंह का कोई पुत्र नहीं है, कोई वारिस नहीं है, पर उसका कोई भतीजा है। तो अब विलय नीति के अकॉर्डिंग वो राजगद्दी पे नहीं बैठेगा, उसकी जितनी भी जगह है दिल्ली की वो क्या करेंगी? ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प लेंगी, ठीक है। उसके बाद सिद्धांत के बाद कई रियासतें जैसे कि सातारा, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1855 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। और आखिरकार आप देखोगे कि 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपना नियंत्रण कर लिया। और जब वो अवध के तरफ चले गए तो आप समझ जाओगे कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के पास चला गया। इस बार अंग्रेजों ने यह नया तर्क दिया कि उन्होंने कहा कि अवध की जनता नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। ऐसे ऐसे तर्क देते थे जिस तर्क का ना कोई पैर था न कोई सर था, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोगों की भलाई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने अवध पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को आज़ाद होना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसलिए अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब जिसे वह तरह गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों को गुस्सा भड़क उठा और अवध में भी लोगों ने क्या किए? 1857 के महान विद्रोह जो हुआ उसमें वे शामिल हो गए। अब आप ये देखोगे संबलपुर के जो वीर सुरेंद्र है उनका ये चित्र है। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ उसको समझो। आप देखो ए, बी को देखो और सी को देखो, आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ता है। इन नक्शों में साफ आपको दिखाई देंगी। धीरे धीरे आप देखो ये, और आप एक समय में जाके देखोगे तो लगभग पूरा क्या है, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ब्रिटिश शासन अधीन नहीं है, और आप देखोगे ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र। तो जो पीले में आप लोग को दिख रहे हैं ये यहाँ पे ब्रिटिश, ये सब ब्रिटिश के हो गए हैं, ठीक है। तो आप देखोगे एक समय में कुछ भी नहीं था इनका, फिर धीरे धीरे थोड़ा हुआ, और आप देखोगे लगभग अब पूरा हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो विलय नीति के बाद आपको दिखाई देंगी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इस वीडियो में, मतलब इस पूरे चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर दो चीज़ बची है, और मुख्य तौर पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नए शासन की स्थापना है, किस तरह से नई शासन आती है और किस तरह से इसकी स्थापना होती है ना। उसमें काजियों का महत्वपूर्ण है ना, उसके बाद मुफ्ती, महाभियोग जो लोग थे, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम जितनी भी चीज़ें हमने पढ़े हैं पूरों को एक बार जस्ट क्विक रिवीजन लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो में अभी इसको यहीं पर रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो लगभग अभी आ ही जाएगा 1-2 घंटे बाद। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।